150 पागल बच्चों से भरा ससुराल। 5 साल का गोलू बिना कपड़ों के हाथ में तौलिया लिए भाग रहा है। उसके पीछे 8 साल की पिंकी उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही है। हॉल के एक कोने में 4-5 बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। सीढ़ियों पर कुछ बच्चे बैठे अपने जूते के फीते बांध रहे हैं। और उसी घर के एक कमरे में कार्तिक सफेद शेरवानी में आईने के सामने खड़ा होकर अपनी कलाई पर घड़ी बांध रहा है। तभी उसके दोस्त राहुल का फोन आता है। राहुल स्पीकर पर फोन उठाता है। भाई सुन रहा है ना तू मुझे? देख अभी भी वक्त है। एक और बार ठंडे दिमाग से सोच ले। आज तेरी शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं। इतने सारे बच्चों के साथ कोई लड़की एडजस्ट नहीं करती। अरे सुन रहा हूँ मेरे भाई, तू सुबह सुबह क्यों मेरा बीपी बढ़ा रहा है यार? सब तैयारियां हो चुकी हैं, पंडित जी मंदिर पहुंच चुके हैं और मैं बस अब से आधे घंटे में रागिनी को लेने निकल रहा हूँ। कार्तिक एक बार फिर सोच ले भाई, इस घर में 150 अनाथ बच्चे रहते हैं। कोई भी आम लड़की इस पागल खाने में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। राहुल ये बच्चे मेरे लिए सब कुछ है यार। मैं खुद अनाथ था और अगर किसी ने मुझे सहारा ना दिया होता तो आज मैं सड़क पर होता। यार मेरे भाई, मुझे तेरी नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन रागिनी शादी के बाद जब 24 घंटे इस घर में रहेगी ना, तब या तो तुझे बच्चों को छोड़ना पड़ेगा या रागिनी तुझे छोड़ देगी। नहीं राहुल, रागिनी अलग है यार। मैंने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया है। उसने वादा किया है कि वो इन्हें उतना ही प्यार देगी जितना मैं देता हूँ। ठीक है भाई, जल्दी से तू अब मंदिर के बाहर पहुंच, मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगा। कार्तिक फोन काटकर फिर से तैयार होने लगता है। उसके दरवाजे के बाहर समर और आर्यन खड़े होकर सारी बातें सुन रहे हैं। उसके बाद समर आर्यन ने हॉल में सभी बच्चों को इकट्ठा किया। हे सुनो सब, भैया फिर से एक नई आंटी लाने वाले हैं और इस बार हमेशा के लिए शादी करके कहीं ऐसा ना हो कि ये भी पिछले वाले जैसी निकले। तुम्हें याद है ना वो तनीषा, जब भैया सुबह काम पर चले जाते थे तो वो डायन बन जाती थी। 6 महीने पहले कार्तिक सुबह ऑफिस चले गए थे। घर में सिर्फ बच्चे और कार्तिक की गर्लफ्रेंड तनीषा रह गई थी। कार्तिक के जाने के बाद सुनो सब, आज से कोई आलसी नहीं बनेगा। पूरा घर का काम तुम लोगों को करना है। झाड़ू लगाओ, पोछा मारो, बर्तन मांजो, कपड़े धो, जल्दी करो। आंटी, हम छोटे हैं, कैसे करेंगे सब काम? चुप, बहाने मत बनाओ। काम नहीं किया तो देखना क्या होता है। पूरे दिन बच्चे थक हार कर काम करते रहे। गोलू और राघव जैसे छोटे बच्चे भी झाड़ू पकड़कर घसीट रहे थे। शाम होते होते सभी बहुत थक चुके थे। अब सब छत पर चलो, वहाँ खड़े रहोगे तो अगली बार काम जल्दी करोगे। उसने सभी बच्चों को छत पर ले जाकर खड़ा कर दिया। तेज गर्मी पड़ रही थी। धूप में बच्चे पसीने से तर हो रहे थे। बच्चे धूप में रो रहे हैं और वो तनीषा हाथ में छड़ी लिए उन पर चिल्ला रही है। आंटी, बहुत गर्मी लग रही है, पानी पिलाओ ना प्लीज। चुप रह, एक और आवाज निकाली तो और देर तक खड़े रहोगे। पानी नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे भूख लगी है आंटी, प्लीज कुछ खाने को दे दो। भूख लगी है तो लगी रहे, खड़े रहो चुपचाप। बच्चे घंटों छत पर खड़े रहे। कोई पानी नहीं मिला, कोई खाना नहीं मिला। कई बच्चे रोते रोते थक कर चुप हो गए थे। अब समझ आया कि मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। कार्तिक को कुछ बताया तो देखना क्या होता है। हॉल में राघव की आंखें नम हो गई थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। राघव अभी भी समर की गोद में सिमटा हुआ था। भैया, वो हमें छत पर गर्मी में खड़ा कर देती थी, पानी मांगते थे तो नहीं देती थी, खाना भी नहीं देती थी। हम बहुत रोते थे। हाँ, वो बहुत बुरी थी। अरे वो तो कुछ भी नहीं थी भैया, असली खतरनाक तो शालिनी थी, वो वाली जो इससे पहले आई थी। सुनो सब, आज से थोड़ा आराम करूंगी। तुम लोग मेरा पूरा काम करोगे। मेरे हाथ पैर दबाओ, बालों में तेल लगाओ। छोटे बच्चे उसके पैर दबाने लगे। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार। अपनी वार्डरोब को दें नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का, आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। पिंकी उसके बालों में तेल लगा रही थी। तभी शालिनी का फोन आया और उसका बॉयफ्रेंड आने वाला था। हाँ बेबी, आजा, कार्तिक तो ऑफिस गया है। थोड़ी देर के बाद शालिनी का बॉयफ्रेंड घर आ गया। दोनों हॉल में बैठकर मौज मस्ती करने लगे। बच्चों को उन्होंने काम पर लगा दिया। ये सब अनाथ बच्चे हैं, इनको काम करवाओ तो चुपचाप काम करते हैं। जब बच्चे थक जाते या शोर करते तो शालिनी बहुत गुस्सा करती।
चुप करो, काम नहीं करोगे तो कोड़े मारूंगी। उसने रस्सी लाकर कुछ बच्चों के हाथ पैर बांध दिए, फिर पुराने कोड़े से मारना शुरू कर दिया। आंटी नहीं मारो, मैं काम कर रहा हूँ। रो मत, और रोया तो और मारूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड के सामने शोर मत मचाओ। पूरे दिन शालिनी और उसका बॉयफ्रेंड मौज मस्ती करते रहे, जबकि बच्चे उनके पैर दबाते रहे, तेल लगाते और घर का काम करते रहते। जो बच्चा थक जाता उसे कोड़े या रस्सी से बांधकर सजा दी जाती। शाम को जब कार्तिक के आने का समय होता, शालिनी जल्दी जल्दी सब कुछ सामान्य कर देती और बच्चों को धमका देती। कार्तिक को कुछ बताया तो देखना, सबको सड़क पर फेंक दूंगी। हॉल में बच्चे और भी डर गए थे। समर भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कोड़े नहीं खाने। क्या हम फिर से भूखे रहेंगे? शालिनी आंटी तो बहुत खतरनाक थी भैया, उसको याद करके तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शालिनी के बाद भी एक और भी तो आई थी, याद करो, वो तो और भी ज्यादा बुरी थी। हाँ, वो वाली बहुत खतरनाक थी। पूरा गार्डन साफ करवाती, जाले साफ करवाती और मारती भी बहुत थी। सभी बच्चे मोनिका के अत्याचारों के बारे में याद करने लगते हैं। 2 महीने पहले मोनिका घर में रह रही थी। कार्तिक सुबह ऑफिस चला गया था। सुनो सब, आज पूरा गार्डन साफ करना है। घास उखाड़ो, पत्तियां बीनो, दीवारों के जाले साफ करो। मुझे आज के आज ही पूरा गार्डन साफ चाहिए। पूरे दिन बच्चे गार्डन में काम करते रहे। धूप में पसीना बह रहा था। छोटे बच्चे थककर गिरने लगे थे। आंटी बहुत थक गया हूँ, पानी दे दो ना। चुप, काम पूरा नहीं हुआ तो पानी भी नहीं मिलेगा। चलो पूरे घर के जाले साफ करो। जब बच्चे थक जाते या शोर करते, मोनिका उन्हें मारने लगती। मोनिका छड़ी से हाथ से थप्पड़ मारती और धक्का देती। जल्दी करो, पूरा गार्डन साफ होना चाहिए। एक भी पत्ता बचा तो देखना क्या होता है। आंटी बहुत दर्द हो रहा है। शाम तक बच्चे पूरी तरह थक चुके थे। गार्डन साफ हो चुका था, लेकिन मोनिका अभी भी नाराज थी। अब सब सीधे खड़े हो जाओ, कोई हिलेगा नहीं। कार्तिक आने वाला है, कुछ बोला तो सोच लेना कल का दिन तुम्हारे साथ क्या होगा। और अगर कार्तिक को सच बताया तो हम दोनों मिलकर तुम सबको बाहर फेंक देंगे, समझे? हॉल में बच्चे और भी उदास हो गए थे। कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ चुपचाप बैठे थे। अरे तुम लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, घबराओ मत। समर की आवाज सुनकर धीरे धीरे सभी बच्चे चुप होने लगे। समर सबसे बड़ा होने के नाते आगे बढ़ा और सबको समझाने लगा। सुनो सब, घबराओ मत। भैया हमें बहुत प्यार से रखते हैं। हम लोगों ने उन्हें कभी इन पुरानी आंटियों के बारे में पूरी बात नहीं बताई, लेकिन अब वो शादी करना चाहते हैं। हम उनकी जिंदगी के साथ थोड़ी ना खिलवाड़ कर सकते हैं। लेकिन भैया, अगर नई आंटी भी वैसी ही निकली तो? देखो, हम उनकी परीक्षा जरूर लेंगे, लेकिन याद रखो, उन्होंने हमें सड़क से बचाया, घर दिया, खाना दिया, पढ़ाई दी। अब उनकी शादी तो जरूरी है ना। हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं। उनके एहसानों के बदले में हम उनको कुछ भी दे पाएंगे, लेकिन उनके खातिर हम सब सह लेंगे। हाँ भैया, लेकिन मुझे फिर से वही मार नहीं खानी। नहीं भैया, हम सहेंगे नहीं। इस बार हम एडवांस बनकर रहेंगे। हम पहले से ही उसे परेशान करेंगे। अगर वो हमारी हरकतों से परेशान हो जाएगी तो इसका मतलब वो गलत है। देखेंगे वो हमसे सच में प्यार करती है या सिर्फ दिखावा। हाँ, हम इस बार पहले से तैयार रहेंगे। सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उसी समय कार्तिक अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आया। उसने शादी की शेरवानी पहनी हुई थी। कार्तिक को देखकर सभी बच्चे एकदम से शांत हो गए। चुप 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 हो जाओ, सब चुप हो जाओ। एक झटके में पूरा हॉल सन्नाटे में बदल गया। कार्तिक ने बच्चों को देखा और हैरान हो गया। अरे क्या हो गया? तुम लोग इतना शांत कैसे हो गए? हाँ, हमेशा तो शोर मचाते रहते हो। कार्तिक बच्चों की तरफ देखकर खुशी से बोला, बच्चों, मुझे तुम लोगों को एक गुड न्यूज देनी है। अभी तक तो मैं अकेला तुम्हारी देखभाल करता था ना, अब पता है एक भाभी भी लेकर आ रहा हूँ। बच्चों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। हाँ, हमें पता है, हमारी जान के लिए मुसीबत लेकर आने वाले हैं। चुप चुप, अभी भैया ने समझाया था ना, कुछ नहीं बोलना। अच्छा भैया, अरे वाह, बहुत मजा आएगा। फिर तो हमें भैया और भाभी दोनों मिलेंगे। हम दोनों के साथ खेलेंगे, हमें दोनों प्यार करेंगे। हाँ भैया, बहुत अच्छा है। हाँ बच्चों, आज मैं रागिनी से मंदिर में शादी करने वाला हूँ और थोड़ी देर में शादी के बाद उसे घर लेकर आऊंगा। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना और शैतानी मत करना, ओके? आप चिंता मत करो भैया, आप आराम से जाओ, मैं सभी का ख्याल रखूंगा। हम कोई भी शैतानी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। कार्तिक ऐसा कहकर गाड़ी में बैठकर चला जाता है।
और कार्तिक के जाते ही सभी बच्चे एक साथ समर से चिपक जाते हैं। बच्चों में डर का माहौल था। सभी बच्चे सहमे हुए थे। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर एक गाड़ी रुकती है। कार्तिक अंदर कदम रखता है। उसके साथ लाल जोड़े में सजी घूंघट लिए रागिनी खड़ी है। रागिनी बहुत सुंदर लग रही है। बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आया हूं, तुम्हारी नई भाभी। जैसे ही कार्तिक ये बोलता है, घर के हर कोने से, सीढ़ियों से, कमरों से, सोफे के पीछे से सारे के सारे 150 बच्चे चीखते चिल्लाते दौड़ पड़ते हैं। वो सब आकर कार्तिक से चिपक जाते हैं। कोई उसकी टांग पकड़ लेता है, कोई उसकी शेरवानी खींच रहा है, तो कोई उसकी गोदी में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। रागिनी ये नजारा देखकर दंग रह जाती है। अरे बाप रे कार्तिक, तुम सच कहते थे। ये बच्चे तो तुम्हें सांस भी नहीं लेने दे रहे। कितना प्यार करते हैं ये तुमसे। हाँ रागिनी, ये बच्चे मेरी जान है। और देखना, अब ये मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करेंगे। तभी समर आगे आता है। वो बहुत ही मासूम चेहरा बनाता है और अपने हाथ जोड़ता है। अरे वाह भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल टीवी की हीरोइन जैसी। नमस्ते भाभी, हम सब आपका बहुत इंतजार कर रहे थे। हाँ भाभी, आप बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। हाँ भाभी, आप हमारे साथ खेलोगी ना? रागिनी बच्चों की बातें सुनकर और भी खुश हो गई। थोड़ी देर के बाद कार्तिक और रागिनी दोनों अपने कमरे की तरफ जाने लगे। चलो रागिनी, थोड़ा आराम कर लेते हैं। रागिनी दिन भर की थकावट के बाद कमरे में अकेली है। ओह गॉड, बच्चे प्यार है तो बहुत है, लेकिन 150 बच्चों के बीच रहना आसान नहीं होने वाला है। खैर, अब मैं बेड पर जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। रागिनी जैसे ही बेड की तरफ बढ़ती है और उस पर बैठने ही वाली होती है कि बेड से आवाज आती है। बच्चों ने बेडशीट के नीचे गद्दे के बीच में पानी से लबालब भरे हुए दर्जनों गुब्बारे छुपा रखे थे। रागिनी के बैठते ही सारे गुब्बारे फूट जाते हैं और रागिनी का पूरा भारी लहंगा, उसकी पीठ, उसके बाल और पूरा बेड पानी से तरबतर हो जाता है। हे भगवान, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या हो गया? रागिनी की आवाज सुनकर तभी कार्तिक भागता हुआ कमरे में वापस आता है। अरे रागिनी, ये तुम पूरी भीग कैसे गई? और बेड पर इतना पानी कहाँ से आया? तुम ठीक तो हो ना? पानी, बेड के नीचे पानी भरे बलून थे। जैसे ही मैं लेटी सब फट गए, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। कार्तिक ने बेड के नीचे देखा और समझ गया कि ये बच्चों की शरारत है। बाहर दरवाजे के पास छुपे बच्चे चुपचाप सब सुन रहे थे। अरे कुछ नहीं, लगता है बच्चों ने शरारत की है। पहला दिन है, शरारत ही तो है, कोई बात नहीं। तभी समर, आर्यन और बाकी बच्चे बाहर से अंदर आए। सबके चेहरे पर सहम और डर साफ दिख रहा था। भैया भाभी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ भाभी, हम अभी साफ कर देते हैं। हम गलती कर बैठे, प्लीज माफ कर दो। बच्चे तुरंत बेडशीट बदलने और पानी साफ करने लगे। ये बहुत डरे हुए थे क्योंकि पिछली आंटियां ऐसी शरारत पर उन्हें मारती थीं। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, कितने समझदार बच्चे हैं ये। हाँ, तुम सही कह रहे थे। चिंता मत करो, हम इन्हें अपने बच्चों की तरह ही रखेंगे। बच्चे चुपचाप साफ सफाई करते रहे। रात बीत गई और अगले दिन सुबह रागिनी सोकर उठी और किचन में चाय बनाने लगी। कार्तिक अभी भी सो रहा था। रागिनी चाय का पानी चढ़ा रही थी जब अचानक बच्चों ने अपनी अगली शरारत शुरू कर दी। हम सभी गेट के पीछे छुप जाते हैं और जैसी भाभी बाहर आएंगी उनको डरा देंगे। बच्चे चुपके से किचन के पास पहुंच गए। रागिनी अभी भी चाय बना रही थी। जैसे ही वो किचन के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजे के पीछे छिपे बच्चे अचानक से जोर से बाहर निकल आए। बू! भाभी डर गई, भाभी डर गई, भाभी डर गई। पू! भाभी डर गई, भाभी डर गई, भाभी डर गई। बू! भाभी डर गई, भाभी डर गई, भाभी डर गई। रागिनी बुरी तरह डरकर चीखते हुए पीछे हट गई और एकदम से फर्श पर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, तुम लोगों ने मुझे इतना डरा दिया, लग जाती मेरी। भाभी सॉरी, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। आप बहुत डर गई ना भाभी। अरे तुम लोग बहुत शैतान हो। रागिनी उठकर अंदर रसोई में चली गई। रागिनी ने चाय बनाकर सभी को चाय पिलाई और बच्चों को देखकर बोली, अब जल्दी जल्दी नहा लो सब, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, देर मत करना। बच्चे हाँ भाभी कहकर नहाने चले गए, लेकिन वो पहले से ही प्लान बना चुके थे कि नई आंटी को और परेशान करेंगे। हे चलो चलो, बाथरूम में पूरा पानी फैला दो, साबुन हर तरफ बिखेर दो। बच्चों ने बड़े से बाथरूम में पूरा पानी फैला दिया, फर्श पर साबुन के टुकड़े बिखेर दिए। जैसे ही रागिनी बच्चों को आवाज देने आई, वो अंदर कदम रखते ही साबुन पर फिसल गई। ओह मेरी कमर, हे भगवान, ये क्या किया तुम लोगों ने? रागिनी का चेहरा दर्द और परेशानी से लाल हो गया।
वो मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जल्दी बाहर निकलो सब, नहा लो और सीधे हॉल में बैठो। बच्चे नहाकर बाहर आए और जैसे ही रागिनी हॉल में आई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा घर बिल्कुल अस्त व्यस्त था। सोफे पर कपड़े फैले हुए थे, टेबल पर खिलौने और खाने के बर्तन बिखरे थे। सीढ़ियों पर बच्चे चढ़े हुए, फर्श पर जूते कपड़े और हर तरफ शोर मचा हुआ था। बच्चे आपस में जोर जोर से बहस कर रहे थे। पूरा हॉल शोर से गूंज रहा था। अरे ये मेरे कपड़े यार, तूने मेरी शर्ट निकाली। नहीं ये मेरी है, तूने मेरी पैंट ले ली। मेरी स्कर्ट कहाँ गई? तूने मेरी स्कर्ट छुपा दी। मेरी चप्पल, तूने मेरी चप्पल ले ली, दे दो। नहीं ये मेरी है, तूने मेरी बेल्ट कैसे ले ली? बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और चिल्ला रहे थे। रागिनी बीच में खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान, निराशा और हेल्पलेसनेस साफ दिख रही थी। बस करो सब। भगवान मैं क्या करूं, इतना शोर, ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी बना दी है। तभी सारे बच्चे रागिनी के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए। भाभी देखो ना, उसने मेरी शर्ट ले ली। भाभी ये मुझे क्रीम नहीं दे रहा। भाभी मेरी छोटी ने मेरी रबर छीन ली। भाभी भाभी देखो ना, ये हमको परेशान कर रहा है। भाभी देखो ना, ये हमको परेशान कर रहा है। भगवान मैं कहाँ फंस गई। इतने सारे बच्चे कितना परेशान करते हैं ये लोग, मैं क्या करूं? रागिनी थककर सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर थकान, निराशा और हल्की उदासी साफ दिख रही थी। बच्चे अभी भी उसके आसपास शोर मचा रहे थे। तभी उसकी नजर गार्डन की तरफ गई। वो धीरे से उठी और गार्डन में चली गई। वहां अकेली बैठकर वो अपने फोन पर प्रिया का नंबर डायल करने लगी। प्रिया, तू सही कहती थी यार। रागिनी की आंखें नम हो गईं। कार्तिक से शादी से कुछ दिन पहले रागिनी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया गार्डन में बैठी बातें कर रही थी। रागिनी सोच ले एक बार फिर, 150 बच्चे, वो भी अनाथ। तू सच में इतने बच्चों के साथ सरवाइव कर पाएगी? शादी के बाद रोज 24 घंटे इस पागल खाने में रहना पड़ेगा। हाँ प्रिया, मैं जानती हूँ। कार्तिक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो बच्चे उसने खुद रेस्क्यू किए हैं। रेस्क्यू किए हैं मतलब कुछ बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे थे, कुछ को कचरे के ढेर में लावारिस छोड़ दिया गया था। एक अनाथ आश्रम बंद हो गया था, उसके सारे बच्चे बेसहारा हो गए थे। कार्तिक ने उन्हें सड़क से खतरे से बचाकर घर लाया। उसके पास इतना फंड नहीं कि एनजीओ को डोनेशन दे सके, इसीलिए वो खुद इन बच्चों को संभाल रहा है। ये बच्चे उसके लिए सब कुछ है। वो खुद अनाथ है ना, इसीलिए उनसे इतना प्यार करता है। फिर भी रागिनी, 150 बच्चे, रोज का शोर, शैतानी, जिम्मेदारी, तू अकेली कैसे संभालेगी? मैं तो डर रही हूँ तेरे लिए। हाँ प्रिया, बच्चे बहुत प्यारे हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। कार्तिक कहता है कि इन बच्चों को प्यार देकर ही वो अपनी खाली जगह भर पाता है। मैंने वादा किया है कि मैं उन्हें उतना ही प्यार दूंगी जितना वो देता है। मैं ट्राई करूंगी, सच में ट्राई करूंगी। ठीक है, अगर तू इतना कॉन्फिडेंट है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर कभी मुश्किल हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। वर्तमान में गार्डन में रागिनी फोन कान से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। प्रिया, तू सही कहती थी, ये बच्चे सच में बहुत शैतान हैं, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर जो खुशी है ना, वो देखकर लगता है कि मैं सही कर रही हूँ। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैं कोशिश करूंगी उन्हें संभालने की। शादी के 3 दिन बीत चुके थे। रागिनी घर संभाल रही थी। कार्तिक सुबह ऑफिस चला गया था। घर में अब सिर्फ रागिनी और 150 बच्चे थे। सुनो सब, आज भाभी को और ज्यादा परेशान करेंगे। देखते हैं ये कितना सहन करती हैं। कोई भी मौका मत छोड़ना। रागिनी किचन में थी, तभी हॉल से जोर जोर से आवाजें आने लगी। भारी मखमली पर्दे जो खिड़की तक लटक रहे थे, उन पर 8 से 10 बच्चे चढ़ गए थे। एक बच्चा पर्दे की रस्सी पकड़कर ऊपर लटक गया और झूलने लगा। दूसरे बच्चे पर्दे को पकड़कर ऊपर नीचे कूद रहे थे। पूरा पर्दा हिल रहा था और उसके हुक ढीले पड़ने लगे थे। भाभी देखो ना, मैं उड़ रहा हूँ, मैं सुपरमैन बन गया हूँ। भाभी मुझे भी चलाओ ना, बहुत मजा आ रहा है। रागिनी चाय का कप हाथ में लेकर हॉल में आई तो यह नजारा देखकर उसके हाथ से कप छूटते छूटते बचा। अरे अरे, नीचे उतरो सब, पर्दा फट जाएगा, तुम गिर जाओगे। समर, आर्यन, इन्हें रोको। भाभी डर गई क्या? हम तो रोज ऐसे ही खेलते हैं। भैया तो कभी कुछ नहीं कहते थे। बच्चों प्लीज नीचे आ जाओ, ये बहुत खतरनाक है। एक बच्चा पर्दे से छूटकर नीचे गिरा तो रागिनी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। तभी सीढ़ियों की तरफ नजर गई। 20 से 25 बच्चे सीढ़ियों की रेलिंग पर चढ़ गए थे। कुछ बच्चे रेलिंग को पकड़कर लटक रहे थे, कुछ ऊपर नीचे भाग रहे थे। राघव और गोलू जैसे छोटे बच्चे भी रेलिंग पर बैठकर पैर लटका रहे थे। भाभी देखो मैं कितना ऊंचा हूँ, मुझे पकड़ो ना। भाभी मैं उड़ने वाला हूँ, फ्लाइंग। नीचे उतरो,
सब नीचे उतरो अभी, कोई गिर जाएगा। हे भगवान, मेरी जान निकल जाएगी। सीढ़ियों से नीचे आने के बाद रागिनी ने देखा कि पूरा हॉल फिर से अस्त व्यस्त हो चुका है। बच्चे सोफे पर कूद रहे हैं, कुशन फेंक रहे हैं, फर्श पर खिलौने बिखेर रहे हैं। कुछ बच्चे दीवार पर लगे फ्रेम्स को छू रहे थे। भाभी 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 खेलो ना हमारे साथ। 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 बच्चों बस करो, प्लीज बस करो। मैं तुम सबके लिए खाना बना रही थी, अब देखो हालत क्या हो गई है घर की। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम तो मजाक कर रहे थे ना। रागिनी सोफे पर बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, सूट पर धूल लगी थी और चेहरा थकान से लाल हो चुका था। वो धीरे से फुसफुसाई, प्रिया, तू सही कहती थी, ये सच में 150 पागल बच्चों से भरा ससुराल है, लेकिन कार्तिक की खुशी के लिए मैं हार नहीं मानूंगी। तभी बाहर से कार्तिक की गाड़ी की आवाज आई। बच्चे तुरंत शांत हो गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रागिनी ने जल्दी से बाल ठीक किए और मुस्कुराने की कोशिश की। ए रागिनी, बच्चों सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। रात बीत गई। अगले कुछ दिन रागिनी बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ खेलती, खाना बनाती और हर छोटी छोटी जरूरत का ध्यान रखती। लेकिन बच्चे अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाए थे। हे सुनो सब, ये नई भाभी अभी तो अच्छी बन रही हैं, घर का काम भी नहीं करवा रही, सबको पढ़ा रही हैं, खेलने ले जा रही हैं। लेकिन याद है ना पिछले वाली आंटियों ने कैसे कैसे हमें धोखा दिया था। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम विश्वास नहीं करेंगे, हम पहले भी बहुत बार फंस चुके हैं। हाँ ठीक है, फिर जितना हो सके इसे परेशान करेंगे, देखते हैं ये कितना सहन करती है। अगर सच में प्यार करती है तो सह लेगी, वरना खुद ही भाग जाएगी। अगले दिन दोपहर में रागिनी बच्चों को पढ़ा रही थी। छोटे छोटे बच्चों को वो आसानी से समझा रही थी। फिर वो बोली, चलो बच्चों, आज पढ़ाई के बाद हम सब प्लेग्राउंड चलते हैं, वहाँ झूला झूलेंगे, खेलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। सभी बच्चे खुशी खुशी रागिनी के साथ प्लेग्राउंड चले गए। रागिनी ने एक एक बच्चे को झूला झुलाया, गेंद से खिलाया और उनके साथ हंस हंसकर मस्ती की। देख भैया, ये हमें कहीं दूर तो नहीं ले जा रही, या फिर भैया को भड़काने के लिए ऐसा कर रही है। ध्यान रख, अभी कुछ भी हो सकता है। रात को जब रागिनी गहरी नींद में सो रही थी, समर और आर्यन चुपके से कमरे में घुसे। उन्होंने उसके बालों में 2 कच्चे अंडे फोड़ दिए। अंडे की जर्दी और सफेदी उसके बालों में फैल गई। उसी समय पिंकी ने उसके दुपट्टे को बेड के एक कोने से बांध दिया। सुबह रागिनी उठी तो बाल चिपचिपे हो गए थे। ये क्या है? मेरे बालों में अंडा? अरे ये क्या बदतमीजी है, किसने किया ये? तभी समर, आर्यन, पिंकी और कुछ बच्चे वहां आ गए। भाभी सॉरी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। बच्चों, तुम लोग क्यों मुझे इतना परेशान करते रहते हो? मैं तुम सबको अपना समझकर प्यार दे रही हूँ, फिर भी। भाभी, हम तो मजाक कर रहे थे ना। रागिनी ने गहरी सांस ली और चुपचाप बाल धोने चली गई। दोपहर में रागिनी खाना खाने बैठी थी। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, अचानक उसकी प्लेट में प्लास्टिक के कीड़े मकोड़े दिख गए। ये क्या है? अरे भगवान, कीड़े! बच्चे चारों तरफ हंसने लगे। भाभी डर गई, भाभी डर गई। तुम लोग क्यों परेशान करते रहते हो मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो तुम सबको बहुत प्यार करती हूँ। भाभी हम तो मजाक कर रहे थे ना। रागिनी चुपचाप उठी और अंदर चली गई। शाम को जब कार्तिक ऑफिस से आया, रागिनी सोफे पर बैठी थी। तभी अचानक बच्चों ने उसके पीछे रेडियो सेट को तेज आवाज में ऑन कर दिया। पूरे घर में जोरदार संगीत गूंजने लगा। अरे ये क्या है? बंद करो, बंद करो। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और हंस रहे थे। रागिनी थककर सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। प्रिया सही कहती थी, इतने सारे बच्चे, इतनी शैतानी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कार्तिक के लिए, इन बच्चों के लिए मैं कोशिश करती रहूंगी। उसी समय कार्तिक कमरे में आया और रागिनी को थकी हुई देखकर चिंतित हो गया। हे रागिनी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, बच्चे है ना, शरारत कर रहे हैं। कार्तिक मुस्कुराया, लेकिन रागिनी की आंखों में छिपी थकान उसे दिख गई। बाहर दरवाजे के पास छिपे बच्चों ने ये सब देखा और समर ने फुसफुसाकर कहा, हे देखा, अभी भी कुछ नहीं बताया भैया को। शायद ये सच में अलग है, लेकिन फिर भी हम अपना टेस्ट जारी रखेंगे। 1 महीना बीत चुका था। रागिनी अब भी रोज सुबह बच्चों को नहलाती, उन्हें कपड़े पहनाती, उन्हें अच्छे से खाना खिलाती, पढ़ाती और उनके साथ खेलती। एक शाम रागिनी अपने कमरे में फोन पर प्रिया से बात कर रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था और समर, आर्यन बाहर छिपकर सुन रहे थे। प्रिया, बच्चे बहुत शैतान हैं, मुझे रोज परेशान करते हैं, लेकिन मैं अब सब ठीक कर दूंगी। बाहर से ये सुनकर समर और आर्यन की आंखें चौड़ी हो गई। हे सुन लिया, ये कह रही है कि हमें सबक सिखाएगी, अच्छे तरीके से सब ठीक कर देगी। तो हम भी इसे अच्छे तरीके से सबक सिखाएंगे आज रात ही।
दोपहर को रागिनी थककर सो गई। बच्चे चुपके से कमरे में घुसे। उन्होंने रंगों की कई बोतलें लाल रंग की निकाली। समर ने रागिनी के माथे और गालों पर लाल रंग लगा दी। शाम को रागिनी जब कमरे से बाहर आई तो पूरा हॉल बच्चों की चीखों से गूंज पड़ा। भाभी ने हमें मारा, देखो खून निकल रहा है। भाभी ने मुझे भी मारा, बहुत दर्द हो रहा है। रागिनी हैरान रह गई। उसने देखा कि कई बच्चों के माथे पर रंग लगा हुआ था जो खून जैसा दिख रहा था। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सो रही थी। झूठ मत बोलो भाभी, तुमने हमें मारा है। ठीक उसी समय कार्तिक ऑफिस से जल्दी लौट आया। वो दृश्य देखकर चौंक गया। ये क्या हो रहा है? रागिनी, तुमने बच्चों को मारा? कार्तिक, विश्वास करो मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन बच्चे और जोर जोर से रोने लगे। कार्तिक का चेहरा सख्त हो गया। रागिनी, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। अगर तुम इन बच्चों को प्यार नहीं दे सकती तो। रागिनी की आंखों में आंसू भर आए। वो और ज्यादा इरिटेट हो गई। बस मैं इस घर में नहीं रह सकती। 150 पागल बच्चों के साथ मैं पागल हो जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। रागिनी ने अपना बैग पैक किया और घर छोड़कर चली गई। कार्तिक उदास होकर सोफे पर बैठ गया। वो कुछ नहीं खा रहा था, बस चुपचाप बैठा रहता। बच्चे डर गए। वो कार्तिक के पास आए। भैया, हमारी गलती की वजह से दीदी चली गई ना? अरे नहीं, लड़कियां ऐसी होती हैं जो तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती। मैं उसे इस घर में वैसे भी नहीं रहने दूंगा। तुम चिंता मत करो। कार्तिक अंदर से बहुत दुखी था। वो बच्चों से बात भी कम करने लगा। घर में सन्नाटा छा गया। बच्चे अब समझ रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भैया बहुत उदास हो गए, हमने गलत किया ना। हाँ, अब क्या करेंगे? रागिनी के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। 1 महीना बीत चुका था। कार्तिक उदास रहता, कम बोलता और बच्चों से दूर दूर रहता। बच्चे अब समझ चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक दिन दोपहर में समर, आर्यन और कुछ बच्चे हॉल में बैठे होमवर्क कर रहे थे, लेकिन कोई होमवर्क नहीं हो पा रहा था। अरे यार, होमवर्क नहीं हो पा रहा है। हर चीज में भाभी याद आ रही हैं। हाँ भैया, जब हम पढ़ते थे तो भाभी हमारे साथ बैठकर समझाती थी। शाम को बच्चे बाहर खेलने गए। पार्क में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। अचानक राघव रुक गया। भैया याद है, भाभी हमारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलती थी। वो हमेशा जानबूझकर हार जाती थी ताकि हम जीत जाएं। तभी पार्क में झूले वाले की आवाज आई। बच्चे झूले की तरफ देखने लगे। भाभी हमें झूला झूलाती थी बहुत देर तक और कहती थी और ऊंचा और ऊंचा। उसी समय सड़क पर शुगर कैंडी वाला और गुड़िया के बाल बेचने वाला गुजर रहा था। गोलू ने देखा और रुक गया। भाभी वो दिन याद है जब गुड़िया के बाल वाला आया था? भाभी ने सबको बनाकर खिलाया था। और एक दिन आइस गोला वाला आया था, भाभी ने खुद आइस गोला बनाकर हमें खिलाया था। कितना टेस्टी था ना? बच्चों को एक एक करके याद आने लगी। हाँ, बीमारी में भी भाभी हमारा ध्यान रखती थी। रात को हमारे सिर पर हाथ फेरती थी, दवाई देती थी। हम कितने स्वार्थी निकले। हमने उन्हें इतना परेशान किया और उन्होंने कभी भैया से शिकायत तक नहीं की। हमने कई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। वो हमसे सच में प्यार करती थी और हमने उन्हें भगा दिया। अब हम उन्हें वापस लाएंगे ना भैया? हाँ, हम उन्हें वापस लाएंगे। रात को राघव अपनी छोटी डायरी निकाल कर लाया। डायरी में रागिनी ने एक दिन उसके लिए एड्रेस लिखा था। समर और आर्यन ने एड्रेस देखा। कल सुबह हम उस एड्रेस पर जाएंगे। अगले दिन सुबह 10 बड़े बच्चे रागिनी के मायके पहुंच गए। घर के बाहर गेट पर वो सब कान पकड़कर बैठ गए। समर ने गेट की कुंडी खटखटाई। थोड़ी देर बाद रागिनी ने गेट खोला। उसे देखते ही बच्चे और जोर से रोने लगे। भाभी, हम बहुत गलत कर गए, हमें माफ कर दो। हमने आपको बहुत परेशान किया। भाभी वापस घर चलो ना, भैया बहुत उदास रहते हैं। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। तुम सब पागल हो। 150 पागल बच्चों वाले घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। जाओ। रागिनी ने गेट बंद कर लिया, लेकिन बच्चे नहीं हिले। वो वहीं कान पकड़कर बैठे रहे। धूप तेज हो रही थी, लेकिन वो नहीं उठे। भाभी, हम पूरे दिन यहीं बैठे रहेंगे जब तक आप हमें माफ नहीं करोगी। हम नहीं जाएंगे। अंदर रागिनी खिड़की से देख रही थी। बच्चों को धूप में बैठा देखकर उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वो अभी भी गुस्सा थी। ये बच्चे सच में पागल है। लेकिन बच्चे शाम तक भी वहीं बैठे रहे। कुछ बच्चे थक कर सो गए, लेकिन समर और आर्यन अभी भी कान पकड़े बैठे थे। शाम होते होते अचानक सड़क पर शोर होने लगा। बाकी के बच्चे भी आ गए। पूरे 150 बच्चे बस और ऑटो से उतरकर रागिनी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। हर बच्चे के हाथ में फूलों के गुच्छे थे। छोटे बच्चे टॉफियों की थैलियां लेकर आए थे। चलो, अब सब लोग एक साथ माफी मांगते हैं। पूरे 150 बच्चे गेट के बाहर लाइन में खड़े हो गए। समर ने फिर से कुंडी खटखटाई। रागिनी ने गेट खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया।
भाभी दीदी हमें माफ कर दो प्लीज। 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 भाभी ये फूल आपके लिए और ये टॉफी प्लीज मान जाओ। दीदी प्लीज मान जाओ, हम बिना आपके बहुत उदास रहते हैं। भाभी हमने आपको बहुत परेशान किया, अब नहीं करेंगे, कभी नहीं। बच्चे एक एक करके अपनी बातें बताने लगे। भाभी आप हमें पढ़ाती थी, नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, झूला झुलाती थी, आइस गोला बनाकर खिलाती थी, बीमारी में रात भर जागकर हमारा ध्यान रखती थी। हम सब भूल गए, हम बहुत गलत थे। भाभी आप गए उसके बाद भैया कुछ नहीं खाते, घर में शोर भी नहीं होता, हम सब बहुत दुखी है। रागिनी सब बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वो बच्चों को देख रही थी। 150 बच्चे फूल और टॉफी लिए धूप में खड़े रो रहे थे। तुम सब इतने छोटे हो, फिर भी इतनी शैतानी। लेकिन रागिनी ने गेट पूरी तरह खोल दिया। वो नीचे झुकी और गोलू और राघव को गोद में उठा लिया। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ पहले क्या क्या हुआ था। तनीषा, शालिनी, मोनिका, अगर मुझे सब पता होता तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। मैं बहुत गलती कर गई। भाभी दीदी अब वापस आ रही हो ना? भाभी दीदी अब वापस आ रहे हो ना? भाभी दीदी अब वापस आ रही हो ना? भाभी दीदी अब वापस आ रही हो ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं वापस आ रही हूँ, अब कभी नहीं जाऊंगी। अगले दिन रागिनी घर वापस आ गई। कार्तिक को देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। कार्तिक ने उसे गले लगा लिया। एक हफ्ते के बाद रविवार को पूरा परिवार पिकनिक पर गया। बड़ा सा पार्क, हरी घास, बच्चों के लिए खेलने की जगह। रागिनी ने सबके लिए खाना बनाया था। आज हम सब साथ में खेलेंगे, खाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। भाभी अब हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, पक्का वादा। भाभी आप हमें झूला झुलाओगी ना? और आइस गोला भी बनाएंगे। देखा, मेरी रागिनी सच में अलग है। पूरा दिन बच्चे रागिनी के साथ खेलते रहे, झूला झूले, गेंद खेली, खाना खाया और बहुत हंसे। रागिनी हर बच्चे को गोद में लेकर घूमी, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। शाम को जब सूरज ढल रहा था, रागिनी ने सब बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, तुम सब मेरे बच्चे हो। अब ये घर हमारा है, 150 बच्चों वाला पागल ससुराल, लेकिन अब ये प्यार से भरा ससुराल है। भाभी हम आपको बहुत प्यार करते हैं। 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 तो दोस्तों, क्या आपने भी इन बच्चों की तरह कभी किसी को पहचानने में गलती की है? अगर की है तो कमेंट करके हाँ या ना में जवाब दें।